वेलकम बैक टू नमस्ते फिजिक्स विद अश्वनी गौड़ सर। वेव ऑप्टिक्स बच्चे हमने स्टार्ट कर दिया है और फर्स्ट लेक्चर में मैंने केवल आपको थोड़ा सा बताया कि भाई ड्रॉबैक क्या था न्यूटन का रे ऑप्टिक्स का, फिर वो उसको ओवरकम करने के लिए हाइगन्स वेव नेचर आया। इसके बाद मैंने आपको वेव फ्रंट्स के बारे में बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई वेव फ्रंट का प्रोपेगेशन कैसे होगा, तो उसके लिए हाइगन ने एक प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो। और शेप्स ऑफ वेव फ्रंट्स बता दी मैंने, किस तरह की शेप्स होती हैं वेव फ्रंट की, और मैंने थोड़ा कंपैरिजन भी बताया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से और वेव से। ये सारी चीज़ें मैंने करा दी। जो बच्चों ने मिस किया है उस लेक्चर को, तो बच्चे प्लेलिस्ट में जाकर आप वेव ऑप्टिक्स में देखिए, वेव ऑप्टिक्स प्लेलिस्ट है। और जिसको रे ऑप्टिक्स पढ़ना है तो बच्चे प्लेलिस्ट रे ऑप्टिक्स की है। और 12th के स्टूडेंट्स बच्चे साथ साथ मैंने कहा कि आप 11th का भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, सारे वीडियोस हैं उसके अंदर। और वर्क पावर एनर्जी का भी बच्चे लास्ट पार्ट चल रहा है, कॉलिजन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आता है उसमें नीट के अंदर, तो वो भी आप देखना है। तो चलिए देखते हैं आगे, वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो लेक्चर की तरफ आगे पढ़ते हैं। उससे पहले एक आपके लिए मोटिवेशनल फ्यू सेकंड्स का एक सॉन्ग, कर्टसी नमस्ते कविता। चलिए देखिए एंड बी मोटिवेटेड। ओरे मनवा तू क्यों मुरझा जब तेवर सही इरादे सही। ओरे मनवा क्यों तू डोला, तेरी ताल में कमी नहीं। आज भी तेरा है, कल भी तो तेरा है। बस तू हौसले कर ले बुलंद, अपनी सोच में उड़ान भर। यस, वेलकम आफ्टर मोटिवेशन। लास्ट मैंने आपको फिर दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने आपको शेप्स बता दी थी। अब बच्चे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो न्यूटन ने लॉज और रिफ्लेक्शन, लॉज और रिफ्रैक्शन दिए, वो हाइगन को समझाने हैं। और बच्चे ध्यान रखना कि डायग्राम जरूर बना के देखो, क्योंकि आजकल जो नीट के अंदर है वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। यदि आपको डायग्राम ही नहीं आते तो बच्चे न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाएगा। तो न्यूमेरिकल डायग्राम बेस्ड है, तो उसका भी ज़रा ध्यान से देखना। तो मैं आपको सबसे पहले लॉज और रिफ्रैक्शन बताता हूँ, ठीक है। लॉज और रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और मेन पर्टिकुलरली क्या करना है आपको, स्नेल्स लॉ ही देखना है और कुछ नहीं है। देखते हैं बच्चे ज़रा। चलिए एक पहले वेव फ्रंट लेंगे और एक बाउंड्री ले लेते हैं पहले, विच इज सेपरेटिंग द टू मीडिया। ये सपोजिंग बाउंड्री है, ठीक है। ये हमने बाउंड्री लिख दी, बाउंड्री। अब ऊपर मान लीजिए रेयर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, तो ऊपर ऐसे ले लेते हैं रेयर मीडियम मान लें, और नीचे बच्चे डेंसर मीडियम मान लेते हैं। रेयर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट c1 ले लेते हैं एंड डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट c2 ले लेते हैं। c1 एंड c2 वेलोसिटी ऑफ लाइट्स हैं। अब बच्चे वेव फ्रंट आ रहा है। अब देखो हम क्या लेके चलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट लेके चलते हैं, यानी न्यूटन के हिसाब से चलो तो रे लेके चले ना, रे ले लेते हैं चलो, क्योंकि हमें आदत तो रे की है ना, तो जो आदत है तो उसी को यूज़ करते हैं। लो रे आई। अब ध्यान रखना, रेयर से डेंसर है तो बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल होती है, न्यूटन ने बताया। तो हम ऐसे करते हैं। ये रहा बच्चे आपके पास एक, ये दो रेज मैं दिखा रहा हूँ। ये बच्चे वेव फ्रंट आ रहा है, दिख रहा है, ये वेव फ्रंट है।
ध्यान से देखना, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट बच्चे ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वेव फ्रंट W, ये W वेव फ्रंट है, W इज द वेव फ्रंट। ठीक है, वेव फ्रंट हो गया। चलो अब ये देखो हुआ क्या, ये बच्चे रे आ रही है, ये रे आ रही है, तो मतलब क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि न्यूटन ने जो बताया था रे ऑप्टिक्स उसको यूज़ करना है। ये बच्चे क्या है, वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट ले लिया है, वेव फ्रंट क्या ले लिया है, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट है, यानी रेज इन्फिनिटी से आ रही है। ये इस समय बच्चे स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, ये मान लीजिए यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है, या ये पोर्शन वेव फ्रंट का, ये पोर्शन इससे स्ट्राइक कर रहा है। देखो कौन सा पोर्शन, ये रिफ्लेक्टिंग, ये बाउंड्री से स्ट्राइक कर रहा है। अब जैसे ही आपको पता है कि बाउंड्री यहाँ पर मीडियम चेंज होगा, तो आपको पता है कि स्पीड चेंज होती है। अब देखो हाइगन को कैसे समझाना है, उसको समझाने के लिए उसने कहा कि बच्चे ये वेव फ्रंट स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पर, सी दिस, ये वेव फ्रंट है, आपको पता है वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो सपोजिंग ए पोर्शन ये है एंड बी पोर्शन ये है, आरएसएस में, तो आपके पास एक क्लियर हो रहा है नहीं। ये मेरा जो हैंड है बच्चे, ये मान लो ये जो मेरा हाथ है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट है, ऐसे आ रहा है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे एक सरफेस है, ये एक सरफेस, यहाँ पे एक सरफेस ले लेते हैं, ये रहा एक सरफेस, तो ये वेव फ्रंट आ रहा है, 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 तो ये रिफ्लेक्ट, ये सरफेस, ये बाउंड्री है, ऊपर हवा है मान लीजिए, नीचे ग्लास है, तो ये सरफेस ये ऐसे वेव फ्रंट आया आया आया, तो ये जो मैं ए दिखा रहा हूँ बच्चे, ये पूरा ये ए पोर्शन है, ये ए पोर्शन है। तो ए पोर्शन ने पहले बाउंड्री को टच किया, तो अब आपको क्या समझाना है कि कैसे वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होगी। तो उसने क्या बताया हाइगन ने, कि जो भी पार्ट वेव फ्रंट का बाउंड्री से स्ट्राइक कर रहा है, वो पार्ट विल एक्ट एज द न्यू पॉइंट सोर्सेज ऑफ डिस्टर्बेंस। तो जो भी बच्चे पॉइंट वेव फ्रंट के पार्ट इससे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सोर्स ऑफ सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स हो जाएंगे। आया समझ में? नहीं तो ए पार्ट यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा है, ए पार्ट वेव फ्रंट का, तो यहाँ से सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस हो गए। बी को बच्चे यहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। सपोजिंग ये जो था, दिस इज टी इज इक्वल टू 0 है, एक मिनट, दिस इज टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर बच्चे जो बी डैश पे पहुँचेगा वो सपोजिंग t इज इक्वल टू टी है। तो ये जो पोर्शन है बच्चे, ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये तो बच्चे c1 स्पीड से जा रहा है। अच्छा, सबको पता है कि रेयर मीडियम है, तो c1 की जो स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फास्ट मीडियम, रेयर मीडियम, वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर बच्चे ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, ये बी डैश। अब यहाँ से ए से जो सेकेंडरी वेव्स प्रोड्यूस होंगे, दे विल एमिट स्फेरिकल वेवलेट्स विच विल बी प्रोपेगेटिंग विद वेलोसिटी c2। तो c2 से ये चलेंगी। अब जरा क्या करते हैं बच्चे, बोलो कि ए को सेंटर मानकर ये बी डैश कितना डिस्टेंस है, ज़रा बताओ, बी डैश कितना डिस्टेंस है? बी डैश है बच्चे c1 इंटू टी। टी टाइम के बाद ए से जो सेकेंडरी वेव्स होंगे, वो बच्चे नेचुरली बी डैश से कम डिस्टेंस कवर करेंगी। सही है? तो ए को सेंटर मानकर यदि मैं एक आर्क ड्रॉ करूं ऐसे, और इससे कम डिस्टेंस का, मतलब मैं आर्क में केवल डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा हूं, वैसे होगा क्या,
ए को सेंटर मानकर दिस विल एक्ट एज न्यू पॉइंट सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड विल एमिट स्फेरिकल वेव्स। तो बच्चे यहाँ से मैंने इसको ऐसे स्फेरिकल वेव्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ, एक मिनट, इसको हटा देता हूँ। ये लो, ये बच्चे हमने ऐसे, ठीक है, ये हो गया आपके पास। तो ए से जो सेकेंडरी वेव्स हैं बच्चे, ए से सेकेंडरी वेव्स यहाँ कहीं उनका डिस्टरबेंस पहुंच गया होगा। अब जाकर बी डैश पे पहुंचकर सेकेंडरी वेव्स अब यहाँ से निकालेगा। मेरे को क्या करना है, कंप्लीट रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट निकालना है कि जब बी डैश तक पहुंच रहा है तो उस दौरान ए से सेकेंडरी वेव्स यहाँ कहीं पहुंच चुकी हैं। अब आपको क्या करना है, इससे इस पर, क्योंकि यहाँ से अब सेकेंडरी वेव्स तो यहाँ से अब निकलेंगी, यहाँ से प्रोड्यूस होंगी। अब सेकेंडरी वेव्स यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है t=0 पर। अब आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ से इस पर एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है। मैंने बताया था आपको, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करो। एक मिनट, थोड़ा थिन ले लेते हैं, ये हो गया टेंजेंट। तो अब जो बच्चे वेव, ये देखो अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखना, यानी ये जो रे है, ये वाली जो दिख रही है आपको, इस रे का बाद में देखेंगे, इस रे को देखो, इस रे, दिस रे, तो ये रे कहाँ चली गई, ये ऐसे आ गई होगी, ऐसे। हो गया नहीं, समझ में आया नहीं? तो जब आपके पास बी डैश पे पहुंचा और इट हैज़ स्टार्टेड एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स, उससे पहले ए ने सेकेंडरी वेव्स निकाली होगी और वो बच्चे यहाँ कहीं पहुंची होंगी। ऐसे बच्चे बीच वाला पॉइंट उसने सेकेंडरी वेव्स निकाली होगी, ऐसे बी वाले ने यहाँ पहुंचकर सेकेंडरी वेव्स निकालेगा। तो ये जो आपके पास है, दिस इज द फॉरवर्ड टेंजेंशियल प्लेन ऑफ ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स जो बीच में आ रही हैं। इसका मतलब जब बी डैश पर पहुंचता है तो ए का जो पॉइंट है वो यहाँ पर ए डैश तक पहुंच गया। ये जो आपके पास है दिस वन, ये दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये ज़रा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान नहीं है चैप्टर, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल डाउनलोड कर रहा हूँ आपके दिमाग में बहुत आसान बनाकर, इसलिए ध्यान से समझना, इसको बार बार एक बार रिवाइज कर लेना। अब ये देखिए हो गया, ये जो था आपके पास व्हाट वाज दिस ए बी, ये था बच्चे इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। आ रहा है समझ में? अब देखिए बच्चे क्या करना है, तो समझाने के लिए मैं और बता दूं कि ये आपके पास इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चे यहाँ से भी ऐसे ही हुआ होगा, इसको भी मैं ऐसे ही बना लूँ सिमेट्रिकली, इसको भी सिमेट्रिकली बना लेता हूँ। एक मिनट, वाइट कलर ले लेता हूँ, ये तो सेकंड रे ऐसे हो गई। अब बच्चे, अब स्नेल्स लॉ निकालने के लिए आपको बच्चे आई और आर तो देखना ही पड़ेगा ना। तो आई और आर लिखते हैं जल्दी से, आई कहाँ पर है, आर कहाँ पर है, वो हम बना लेते हैं। चलो बच्चे चलते हैं। पहले आप सबसे पहले नॉर्मल डालोगे, सबसे पहले आप नॉर्मल डाल दो, ठीक है, ये नॉर्मल डाल देते हैं। ये हो गया नॉर्मल, हो गया नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये बच्चे क्या है, इंसिडेंट रे, ये है बच्चे नॉर्मल। तो ये एंगल क्या हो गया, दिस एंगल, ये एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना कि बच्चे ये जो एंगल है, ये थोड़ा उसको बड़ा करके दिखाऊं आपको, ये देखो आपको समझ में आएगा।
ये जो एंगल है बच्चे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसमें बच्चे ये एंगल और ऐड कर देते हैं, ये वाला एंगल, ये एंगल। तो ये एंगल प्लस ये एंगल कितना हो गया? ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना एंगल हो गया, जरा देखो। ये एंगल आई है प्लस ये एंगल कुछ है, ये वाला कुछ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री है या नहीं, ये पूरा 90 है, ये 90 है पूरा। बिकॉज क्यों 90 है? क्योंकि ये रे है और ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रे। ये 90 हो गया। इस 90 में बच्चे ये एंगल आई प्लस ये एंगल, ये वाला शामिल है। इस एंगल को कुछ मान लेते हैं, दिस इज सपोजिंग क्रॉस। तो आई प्लस क्रॉस 90 है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्रॉस प्लस दिस एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया? ये जो एंगल है ये भी बच्चे, ये वाला एंगल, ये एंगल क्या हो जाएगा? ये भी आई हो गया क्योंकि ये 90 है। अब बच्चे यहाँ चलिए, ये एंगल कितना है? दिस एंगल, इस एंगल को बताओ। ये एंगल हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चे ये देखो, ये फिर दोबारा चलते हैं यहाँ पर, ये पूरा मिलाकर 90 डिग्री है। तो r प्लस क्रॉस, ये एंगल क्रॉस है मान लीजिए, तो r प्लस क्रॉस, ये r प्लस x 90 है, और बच्चे ये 90 डिग्री है ये वाला। तो क्रॉस प्लस दिस, ये एंगल क्या हो गया? ये भी 90 है। क्रॉस x प्लस दिस एंगल इज 90, r प्लस दिस एंगल 90। तो ये बच्चे एंगल कौन सा बन गया? तो दिस एंगल इज r। आगे आपको समझ में, आप सब ठीक है? काफ़ी डिटेल मैंने आपको क्लोज करके दिखा दिया। आगे सबको समझ में। ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई हो गया। ये एंगल r है तो बच्चे ये एंगल भी r हो गया। ठीक है? अब ए डैश जरा बता दो बच्चे जरा। ये जो ए डैश था वो क्या था? ये दूसरे मीडियम में जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनका उन्होंने डिस्टेंस कवर किया है। तो ए डैश क्या है? दिस इज इक्वल टू C2 इंटू टी। अब हमें बच्चे स्नेल्स लॉ ही ड्राइव करना है। स्नेल्स लॉ वो तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो तो आप लिख दोगे बस। क्या कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, ऑल आर लाइंग इन सेम प्लेन। ठीक है? लाइंग ऑन सेम प्लेन। स्नेल्स लॉ में हमें क्या करना है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये हमें प्रूव करना है कि दिस इज कांस्टेंट। देखो कैसे हम प्रूव करेंगे कांस्टेंट। इसको हमें प्रूव करना है कांस्टेंट। तो आप बच्चे ट्राइंगल ले लो। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा? ये है ए बी एंड बी डैश। ट्राइंगल ए बी एंड बी डैश। इस ट्राइंगल में देखो बच्चे, साइन आई इज इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, बी बी डैश अपॉन ए बी डैश। इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल ले लो, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसमें बच्चे साइन आर कितना आ गया? साइन आर इज इक्वल टू ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश।
तो बच्चे इससे साइन आई अपॉन साइन आर निकल गया, साइन आई अपॉन साइन आर बी बी डैश अपॉन ए बी डैश और ए डैश अपॉन ए बी डैश। तो बच्चे ए बी डैश आपका कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है आपके पास कितना आंसर, बी बी डैश अपॉन ए डैश। अब बी बी डैश क्या है, बी बी डैश इज, देखो हमने बताया था ये रहा C1 इंटू टी, दिस इज C1 इंटू टी एंड ए डैश C2 इंटू टी, तो दिस इज C1 अपॉन C2। और C1 अपॉन C2 बच्चे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ध्यान रखना वो मीडियम की करेक्टरिस्टिक है फॉर ए कलर। कलर तो हम फिक्स ही रख रहे होंगे ना, तो अब मुझे बताओ कि आपके पास फिक्स हो गया या नहीं। इसका मतलब साइन आई और साइन आर का जो रेशो है वो कांस्टेंट हो गया, ये स्नेल्स लॉ है। द रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ प्रूव हो गया। अब इसमें जो है देखो, लास्ट चैप्टर जो रे ऑप्टिक्स था उसमें मैंने C1 अपॉन C2 लिख दिया था, वहाँ से नहीं आया था, ये यहीं से इसी चैप्टर से ओरिजिन है, साइन आई अपॉन साइन आर। वहाँ तो ये था कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यानी कि 1 म्यू 2 या म्यू 2 अपॉन म्यू 1 या ए म्यू 2 अपॉन ए म्यू 1, ठीक है, विच इज साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। मैंने बताया था C1 इंटू साइन आई, एक मिनट, साइन आई अपन साइन आर बी बी डैश, एक मिनट गलत हो रहा है क्या, साइन आई, हाँ सही है, हाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, करेक्ट है, सही है, ठीक है। अब इसमें एक एडिशनल पार्ट और है, देखो जरा पीछे एक बार और चलना, कि आपके पास बच्चे ये जो आ रहा है ये वेव फ्रंट आ रहा है इधर, ये वेव फ्रंट, ये एक कंप्लीट वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट जो है बच्चे आपको पता है कि मैं एक बार समझाने की कोशिश करूं कि हमारे पास जैसे रिपल्स होती हैं, है ना, रिपल्स हमने आपको बताई थी। तो रिपल्स में पानी के अंदर स्टोन डालोगे, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चे ये एलिवेटेड पोर्शन है जैसे, तो ये मान लीजिए क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है। तो बच्चे ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। तो हमारे पास जो वेव फ्रंट आ रहा है, तो वेव फ्रंट जो हमने बी बी डैश दिखाया है, ए डैश दिखाया है, वो जो लेंथ है वो बच्चे वेव लेंथ के करस्पॉन्डिंग है। ये बताओ ये कितना डिस्टेंस है, ये और ये डिस्टेंस कितना है, दो सक्सेसिव आपके पास क्रेस्ट है, उनके बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना है। अरे भाई देखो ना, ये क्रेस्ट है, ये क्रेस्ट है, तो ये कितना पार्ट डिफरेंस है, ये लैम्डा है या नहीं, 11 में पढ़ा है आपने, लैम्डा है। एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना दिख रहा है, ये डिस्टेंस कितनी है, लैम्डा बाई 2 है। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको, पीछे चलो जरा एक बार, कि बच्चे ये जो बी बी डैश होगा, दिस विल बी प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ। मान लीजिए इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आपके पास 5 वेव फ्रंट्स आ गए हैं, कंजिक्यूटिव वेव फ्रंट्स, आइडेंटिकल वेव फ्रंट्स, है ना, आइडेंटिकल, क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट, इसका अंदर ये 5 लैम्डा हो गया। तो ये 5 लैम्डा यहाँ तक है, तो बच्चे 5 लैम्डा ये होंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट देख रहे हैं ये, कि जब ये वाला पार्ट यहाँ पहुँचा है तो ये वाला पार्ट यहाँ तक पहुँचा है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, सेम नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना क्या है, बट जो बी बी डैश है
और ए डैश जो आपको दिख रहा है दैट इज एक्चुअली वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। एन वेवलेंथ मान लेते हैं, चलो ऐसा करते हैं, चलो लेट अस हैव और अच्छा समझा दो। तो बी बी डैश को हम मान लेते हैं एन इंटू, अच्छा अब आपके पास मीडियम चेंज हो रहा है तो बच्चे यहाँ पर मान लीजिए पहले वाले मीडियम में जो वेवलेंथ है वो बच्चे लैम्डा 1 है, और यहाँ पर बच्चे वेवलेंथ मान लीजिए लैम्डा 2 हो गई है, और एन वेव्स यहाँ पर हैं, एन वेव फ्रंट्स यहाँ पर हैं कंजिक्यूटिव, और एन ये हैं। तो बी बी डैश जो हो जाएगा बच्चे एन इंटू लैम्डा 1 हो जाएगा, और ए डैश जो है वो एन इंटू लैम्डा 2। मैंने बहुत सा समझाया है नहीं? तो अब बच्चे देखो कि आपके पास C1 अपॉन C2 यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये तो चलो लिखा रहने दो, इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, एंड दैट इज इक्वल टू क्या था आपके पास बी बी 1 अपॉन दिस, तो ये था ना बी बी डैश अपॉन ए डैश था। तो C1 अपॉन C2 बी बी डैश अपॉन ए डैश बच्चे कितना आ गया, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। इसका मतलब ये हुआ कि C1 अपॉन लैम्डा 1 इज इक्वल टू C2 अपॉन लैम्डा 2 हुआ। अब हमको सबको 9 से पता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी अपॉन लाइट या वेलोसिटी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय wavelength is called nu. What is nu? Nu is the frequency. इसका मतलब ये हो गया C1 अपॉन लैम्डा, यदि पहले मीडियम में उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 है, एंड C2 अपॉन लैम्डा 2 इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू 2 है, तो इससे आपको प्रूफ हो गया कि न्यू 1 और न्यू 2 सेम रहती है, यानी नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोपेगेट कर रही हैं किसी मीडियम में पर सेकंड वो आपके पास फिक्स रहेंगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी जो है बच्चे वो सोर्स की करेक्टरिस्टिक है, ना कि किसी मीडियम की। मीडियम किसको मॉडिफाई करता है, वेवलेंथ को मॉडिफाई करेगा या स्पीड को मॉडिफाई करेगा। फ्रीक्वेंसी को मॉडिफाई कौन करेगा, सोर्स जो बक कर रहा है, जो निकाल रहा है वेव्स। ठीक है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा वेव्स निकाल रहा हूँ पर सेकेंड कोई सोर्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। कम वेव्स निकाल रहा है पर सेकेंड तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। लेकिन बच्चे एक बार निकाल दिया तो उनको दे हैव टू ट्रैवल इन ए मीडियम। अब मीडियम उनको छोटा कर दे बड़ा कर दे, वो मीडियम की करेक्टरिस्टिक है, आपको पता है। आया आपको समझ में आ रहा है कंसेप्ट? बहुत डिटेल में बता दिया आपको। ये सारे असर्शन रीजन फिजिक्स है, ये इस चैप्टर में फिजिक्स बहुत बढ़िया है और ये आपको बहुत काम करेगा। जिसने 11th का वेव नहीं आता है उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, इसका मतलब आपके पास मीडियम चेंज होने के बाद इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो मीडियम चेंज होने पर भी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। द फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ठीक है, ये आप एक बार लिख लो। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। अब इस पर छोटे मोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, ऐसे कोई बात तो है नहीं, कोई भी क्वेश्चन कर लो। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये उसमें भी था, इन्होंने रे ऑप्टिक्स में डाले हुए थे, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन नहीं थे, वैसे वेव के थे कि हमारे पास एक मीडियम ये है, ये सपोजिंग एयर है, यहाँ पर सपोजिंग ग्लास है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.5 है। सपोजिंग यहाँ पर हमारे पास एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोजिंग कितनी मान लेते हैं, 2 × 10⁻16 हर्ट्स है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज सपोजिंग, ये पता ही है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फाइंड द वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी
वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी एयर में इन ग्लास, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये ग्लास था, थोड़ा तेजी से लिखने के चक्कर में मैंने, चलो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है कि जो फ्रीक्वेंसी बच्चे एयर में होगी वही फ्रीक्वेंसी आपके ग्लास में होगी, काम खत्म हुआ। तो इसमें तो कुछ अंतर है ही नहीं, 2 × 10⁻16 हर्ट्ज हो गया, करेक्ट है, 2 × 10⁻16 हर्ट्ज हुआ। अब आप चलिए कि हमारे पास ये उसका चैप्टर हमें पढ़ा है कि C1/C2 यानी C एयर अपॉन C ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। और ये मैंने आपको बताया था, ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज 1.5/1। तो बच्चे C ग्लास आराम से आ गया, C ग्लास इज इक्वल टू C एयर अपॉन 1.5। तो C एयर कितना था, 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। तो आंसर आ गया C ग्लास का 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट खत्म हुआ। सब कर पा रहे हैं बच्चे? नहीं। फिजिक्स को तो बस आपको बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप करो एक बार, बस वीडियो देखिए, लिख लिख के याद करिए, ठीक है। उसको नोट्स बना लो, उनको लिखो, फिर दोबारा नहीं समझ में आ रहा फिर वीडियो देख लो। तो बार बार उसको देखकर उसको रोक लो, उसको धीरे से। वैसे मैं काफ़ी स्लो करा रहा हूँ इसलिए, जिससे कि सब बच्चे आराम से देख सकें। क्लास में ऐसे नहीं होता है, आप क्लास में थोड़ा रोक पाओगे, टीचर को भैया बहुत तेज़ कराना होता है ना। उसके बाद टाइम बाउंड सिलेबस दिया हुआ है कि भाई आपको करना ही है, कुछ भी हो, कच्चा पक्का कैसे कराएगा ही, बीच में गायब कर दिया, आपको क्या पता पड़ रहा है क्या गायब कर दिया। आप तो पहली बार 12th कर रहे हो, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बच्चे वीक रह जाता है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई मिस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पे किसी का प्रेशर नहीं है, तो प्रेशर है कि आपको नीट में आपको सफलता दिलानी, ये मेरे पर प्रेशर है, तो ये मैं कर दूंगा। चलिए अब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, अब वेवलेंथ निकाल लो। देखो एक काम ये भी कर सकते हो कि आपके पास A/μg इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम है, यानी C एयर अपॉन C ग्लास है। तो वेलोसिटी तो होती है बच्चे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ऐसे भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी बन गया। लो, तो ये आपके पास क्या बना, तो ये आपके पास लैम्डा इन क्लास, जैसे देखो आप देख रहे हो बिल्कुल प्रोपोर्शनेट है, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ प्रोपोर्शनेट है। यदि वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी। आप हवा में बच्चे लंबे स्टेप से भाग रहे हो, ठीक है, आप जो है हवा में लंबे स्टेप से भाग रहे हो, बिल्कुल हिरन की तरह से। तो जैसे आपके पास मार्शी लैंड आएगा तो आपके स्टेप छोटे हो जाएंगे या नहीं, यानी आपके बेबी स्टेप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यही है, तो जितना टेंशन मीडियम होता चले जाता है तो आपके स्टेप छोटे होते चले जाते हैं, वेवलेंथ छोटी हो रही है। रेयर मीडियम में तो वेवलेंथ बढ़ी है तो इसलिए स्पीड बढ़ी है, लेकिन नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोपेगेट कर रही हैं मीडियम में वो फिक्स है पर सेकेंड, वो थोड़ा चेंज करते हैं। आपका प्रैक्टिस है कि आप जो है 1 सेकेंड में 5 स्टेप्स करते हैं या 1 मिनट में 5 स्टेप्स करते हैं, तो चाहे मीडियम कैसा भी हो 5 स्टेप करना ही है आपको। हाँ, वो बड़े और छोटे हो जाएंगे, समझ में आ गया। तो लैम्डा इन ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, एंड दिस इज इक्वल टू, अब आप देख लो बच्चे, अब लैम्डा इन एयर तो पता ही नहीं था हमें, पता था क्या? नहीं। यदि लैम्डा एयर में पता होता तो आराम से इससे निकल जाता, लेकिन मैंने ये आपको एक फॉर्मूला दे दिया। यहाँ तो आपके पास इस जान के फॉर्मूला दे दिया मैंने, अदरवाइज यहाँ तो आप आराम से कर ही सकते हैं, क्योंकि
आपको वेलोसिटी पता पड़ गई है तो फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो आप लैम्डा इन ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी बस रख लेना, और फ्रीक्वेंसी तो फिक्स ही रहती है तो उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर कितना आ गया देखो, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ये देखो कितना है 2 इंटू 10⁻16, 2 इंटू 10⁻16, तो 2 से 2 कट गया, आंसर इज इक्वल टू 10⁻⁻8 मीटर आ गया। सबको क्लियर हो गया बच्चे टॉपिक? रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट समझ में आ गया? करेक्ट है? तो आज मैंने एक टॉपिक आपको ये करा दिया है, इसमें हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन का पार्ट करा दिया मैंने। अब अगले पार्ट में मैं रिफ्लेक्शन का कराऊंगा, और एक बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमारे पास आपस में रिलेशन, ठीक है, वो ऑप्टिकल पाथ जिसको कहते हैं, उससे आगे के क्वेश्चंस हमारे वे ऑप्टिक्स के हो जाएंगे। तो ऑप्टिकल पाथ क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, उनको भी करेंगे। तो आज मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इसको रिवाइज छोटा छोटा करा रहा हूँ जिससे कि आप साथ साथ रिवाइज करते चले जाए, ठीक है। तो आई एंड द दिस लेक्चर पार्ट एंड वेट फॉर द सेकेंड, रिफ्लेक्शन एंड ऑप्टिकल पाथ एंड इंटरफेरेंस सो ऑन। ओके बच्चे।